हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एंड सक्सेस में मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। और मेरा नाम आस्था सिंह है। मेरा सिलेक्शन टीआरई 3.0 में हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी बच्चे टीआरई 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियोज़ मेरी उन तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि ये जो क्लासेस चल रही हैं वो बिहार स्पेशल जीके की क्लासेस हैं, जिनसे कि आपके जो है परीक्षा में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, यही सब पढ़ के मैंने भी जो है टीआरई 3.0 को जो है क्रैक किया है। तो जिस तरह मैंने टीआरई 3.0 को पहली ही बार में क्रैक कर लिया है, मेरा आपसे वादा है कि आपको भी मैं टीआरई 4.0 में पहली बार में ही क्रैक कराऊंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आपके पास टीआरई 4.0 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास 2-3 महीने का टाइम है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आप मेरी वीडियोज़ को आधे घंटे तक भी पूरा देख लेते हैं तो उससे आपका जो है बिहार का करंट अफेयर्स और बिहार का जो स्टैटिक जीके है यानी सामान्य ज्ञान बिहार का, आपको बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं करंट अफेयर्स की भी क्लासेस वगैरह लगाऊंगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपका ये कीमती समय बर्बाद ना करते हुए आप अपने वीडियोज़ की ओर आगे बढ़ती हूँ। तो पहला वीडियोज़ उठाती हूँ मैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला रेशम नगर के नाम से जाना जाता है। तो बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो कि रेशम नगर के नाम से जाना जाता है। तो आप रेशम नगर के नाम से 2 जिले जाने जाते हैं बिहार में, एक भागलपुर भी है, दूसरा गया भी है। अगर आपको ऑप्शन में भागलपुर और गया दोनों मिले तो आपको आंसर मारना है इनमें से अधिक, एक से अधिक। ठीक है, अगर भागलपुर देगा तो भागलपुर और गया देगा तो गया। मतलब बिहार का कौन सा जिला रेशम नगर के नाम से जाना जाता है, तो भागलपुर और गया दोनों ही रेशम नगर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना उठाते हैं फ्रेंड्स। तो बिहार में जो स्वर्ण भंडार है यानी सोने का जो भंडार है, वो सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार में किस जिले में पाया जाता है। तो पहले तो देखिए, सबसे ज़्यादा तो जमुई में पाया जाता है, उसके बाद गया में पाया जाता है, उसके बाद नालंदा में पाया जाता है। यानी बिहार के 3 जिले में सोना निकाला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जमुई में, फिर गया में, फिर नालंदा में। आप याद कर लीजिए, जमुई गया नालंदा, इन 3 जिलों में जो है स्वर्ण भंडार पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील। फ्रेंड्स देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने इसमें यहाँ VVI टिक भी कर रखा है। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बिहार में देखिए एशिया की सबसे बड़ी, और तो छोड़ दीजिए, एशिया की सबसे बड़ी है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील कौन सी है। तो आप कहेंगे कंवर झील। कांवर झील नहीं होता, कंवर झील होता है। बहुत लोग गलत लिखते हैं, नहीं, कंवर झील होता है, कांवर झील नहीं, कंवर झील होता है। तो मित्रों इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वहाँ का रामसर साइट भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है, तो आप कहेंगे कंवर झील। अब यहाँ से आपसे 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो बिहार में मीठे पानी की झील को पहला क्वेश्चन बना सकता है, दूसरा तो एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील ये दूसरा क्वेश्चन बना सकता है, और तीसरा क्वेश्चन बना सकता है कि कंवर झील किस प्रकार की झील है, गोखुर झील है कि किस प्रकार की झील है। तो आप गोखुर झील पे टिक मारेंगे, कंवर झील गोखुर झील है और ये कहाँ पर स्थित है, तो बेगूसराय में स्थित है। चौथा इसका स्थान पूछ सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको याद करना है कि एग्जामिनर आपको फंसा ना पाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चीज़ और देख लीजिए, जो जहाँ की इम्पोर्टेंट झीलें हैं वो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ज़रूरी नहीं कि वो केवल बिहार का झील पूछेगा। इसीलिए मैंने देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिख रखा है, मुझे लगा ज़रूरी है आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो राजस्थान में आप याद रखिए सांभर झील है, जहाँ जो कि खारे पानी की झील है जिससे कि नमक वगैरह निकाला जाता है। सांभर झील हो गई राजस्थान में, जयसमंद झील हो गई, पिछौला झील हो गई, और आनसमंद झील हो गई, फतेह सागर झील हो गई, और दूध तलाई झील हो गई। तो ये सभी झीलें जो हैं राजस्थान में। देखिए उत्तराखंड में भीमताल झील है। कौन सी झील है, भीमताल झील है।
आपको सब याद रखना। उड़ीसा में चिल्का झील है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है बार बार। और मणिपुर में लोकतक झील है, ये भी बहुत पूछा जाता है। उसके बाद लद्दाख में पेंगांगतो झील पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। केरल में वेम्बनाड और अष्टमुंडी झील, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केरल में वेम्बनाड और अष्टमुंडी झील पाई जाती है। महाराष्ट्र में लोनार झील पाई जाती, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल में गोविंद सागर झील, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में कंवर झील। और देखिए फ्रेंड्स, शायद मुझसे एक छूट गया है, जम्मू कश्मीर में जितने भी बैरी नाग झील हो गए, डल झील हो गए, बुलर झील हो गए, शेषनाग झील हो गए, है ना, तो ये सब झीलें डल बुलर तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। तो आप लोग जो है याद, इसको भी याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पुट अप होते हैं, मैंने इसीलिए आज पहले स्पेशल नोट्स बनाया, उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। देखिए, एक तो सोशलिस्ट पार्टी होता है, दूसरा तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी होता है, एक तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी होता है। चलिए मैं सब आपको कन्फ्यूजन यहाँ से दूर करूँगी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को आप जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक कर लीजिए, जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको। यहाँ से ही क्वेश्चन पुटअप होंगे, आप आएंगे एग्जाम देके TRE 4 का तो बोलेंगे यस मैम यहीं से क्वेश्चन आया था। देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, या तो ये समझिए सबसे पहले बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया और यह कब कब गठित, इसका डेट क्या है। तो सबसे पहले बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है बनी थी 1931 में। कब बनी थी? 1931 में। याद रख लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मैं तो यही बोलूँगी कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है 1931 में बनी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो फूलन प्रसाद वर्मा थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। याद रखिएगा। अभी मैं आपको इससे फिर उसके बाद गंगा शरण सिन्हा, ये देखिए गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद और प्लस ये दो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, इन 5 लोगों ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी को बनाया था। यानी क्वेश्चन आपसे अब यहाँ से कैसे पूछ सकता है, एक तो पूछ सकता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1931 ईस्वी बताएंगे, और कहाँ हुआ, पटना बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तीसरा क्वेश्चन, फूलन प्रसाद वर्मा। चौथा क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। और कितने लोगों ने मिलकर गठित किया था, तो 5 लोगों ने मिलकर गठित किया था। गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद और फूलन प्रसाद वर्मा, इसके अध्यक्ष और सचिव 2 मिलके 5 हो गए। तो 5 लोगों ने टोटल इसका मिलके गठन किया था। और इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप जो है बहुत ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, तो 5 लोगों ने टोटल मिलकर किया था। गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद और जयप्रकाश नारायण प्लस फूलन प्रसाद वर्मा, 5 लोगों ने ये किया था। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन सन 1931 में पटना में किया गया था। इसके अध्यक्ष फूलन प्रसाद वर्मा और सचिव जयप्रकाश नारायण। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ खत्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, कन्फ्यूजन स्टूडेंट को यहाँ से होता है। अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, देखिए वहाँ बिहार सोशलिस्ट पार्टी था, यहाँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था। यही क्वेश्चन TRE 3 में पूछा गया था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, सन पूछा था 1934 में। ठीक है। अब इसके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, और उसके अध्यक्ष फूलन प्रसाद वर्मा थे। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। लेकिन याद रखिएगा, सचिव दोनों में जयप्रकाश नारायण थे। चाहे बिहार सोशलिस्ट पार्टी पूछे चाहे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, दोनों के सचिव जो थे जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन उठा है कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में किन व्यक्तियों ने भाग लिया था, और इन सभी का नाम याद करना जरूरी है। क्वेश्चन पूछता है, नाम याद करना जरूरी है। तो आइए चलिए बताते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। पहला, आप हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ले लीजिए, और दूसरा ले लीजिए अनुग्रह नारायण सिन्हा को,
और तीसरा ले लीजिए महादेव देसाई को, चौथा ले लीजिए बाबू ब्रजकिशोर को, पांचवा ले लीजिए जेबी कृपलानी को, और छठा जो है मौलाना मजहर उल हक। ये छवो नाम अगर आप या भूल गए तो फिर समझ लीजिए आप क्या ही कह दे, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। छवो नाम को रट लीजिए, याद कर लीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के पूछता है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में कौन भाग नहीं लिया था या कौन सा व्यक्ति भाग लिया था। इस प्रकार से आपसे दोनों तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए। फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बिहार में चंपारण आंदोलन। वैसे तो चंपारण हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन पहले बिहार का चंपारण आंदोलन आप जरूर समझिए। बिहार स्पेशल चंपारण आंदोलन। तो फ्रेंड्स चलिए, आपको पता है कि ये है हमारा प्यारा, क्या है, ये हमारा प्यारा बिहार है। और इसका जो मतलब कि अब इसको उत्तर पश्चिमी जो भाग है, यहाँ पर चंपारण यानी चंपारण में होती थी नील की खेती। ठीक है, मतलब ये हमारा प्यारा बिहार के उत्तर पश्चिम में होती थी चंपारण में नील की खेती। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। नील के उत्पादन में दो पद्धति अपनाई जाती थी। कौन कौन सी पद्धति? तो पहला जीरात, कौन सी पद्धति? पहला नंबर पे जो है जीरात पद्धति, और दूसरा नंबर पे आसामी बार। तो जो जीरात पद्धति ये क्या होता है, आप लोग देखिए। जो मतलब जीरात पद्धति से तात्पर्य है कि जो भी नील की खेती जीरात पद्धति के तरीके से करते थे, वो अपनी देख रेख में अपने हल और बैल द्वारा नील की खेती करवाते थे, और मजदूरी देकर। कहने का तात्पर्य कि जो भी मतलब यूरोपीय व्यक्ति थे या अंग्रेज थे, वो जब नील की खेती करवाते थे जीरात पद्धति के माध्यम से, तो वो अपनी तरफ से ही हल और बैल को देते थे, और हल और बैल देते थे और खेती करवाते थे। केवल वहाँ के व्यक्तियों को मजदूरी दे देते थे कि इतनी तुम मजदूरी ले लो और हमारे खेत हमारे बैल से तुम जो है नील उत्पादन करो। तो आपको समझ में आया। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आता है आसामी बार। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, नील के उत्पादन की कितनी पद्धतियाँ अपनाएगी? दो। तो पहला जीरात और आसामी बार। तो चलिए आसामी बार के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आसामी बार है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आसामी बार में भी 3 प्रकार की खेती प्रचलित थी। पहले तो 3 कठिया, आपको पता ही होगा जो चंपारण आंदोलन पढ़ते हैं, और कुरतौली, और तीसरा खुश्की। कौन कौन? 3 कठिया, कुरतौली और खुश्की। ये 3 प्रकार की आसामी बार के द्वारा खेती की जाती थी। सर्वाधिक जो प्रचलित थी वो थी 3 कठिया प्रति। इसमें क्या होता था कि अगर चंपारण में किसी के पास 20 गट्ठा खेत है, तो उसमें से 3 गट्ठे में नील की खेती करनी ही होती थी। और एक चीज़ ये भी था कि जो भी मतलब कि खेती अंग्रेज लोग लेते थे उनसे नील के लिए, उसमें कम से कम 25 वर्ष या 30 वर्ष की खेती के लिए लेते थे, उससे नीचे वो नहीं लेते थे। तो मजबूरी होती थी वहाँ के लोगों की भी, तो उनको 25 या 30 वर्ष के लिए फिर देना पड़ता था। मतलब अगर किसी के पास 20 गट्ठा है तो उसमें से 3 गट्ठा नील की खेती के लिए अंग्रेजों को देना पड़ता था, और 25 या 30 वर्ष के लिए देना पड़ता था। चलिए कुरतौली को भी समझ लेते थे। कुरतौली में क्या रखता था कि जो भी मतलब नील की खेती करते थे, उनको क्या करना पड़ता था, अपना पूरा खेती को और जानवर को और घर को, मतलब और अपनी ज़मीन पूरा गिरवी रखते थे अंग्रेज़ों के पास। और जैसे उन्होंने नील की खेती की और उनको किसी वर्ष नुकसान हो गया और वो क्या कहते हैं उनके कर्ज को नहीं उतार पाए, तो फिर वो अंग्रेज उनकी खेती ज़मीन को वापस नहीं रखते। एक प्रकार से गिरवी रखना कह दीजिए। तो जब तक खेती जानवर घर सभी को गिरवी रख के खेती करते थे। खुश्की क्या होता था, किसानों के साथ पट्टे पर दिए जाते थे। तो ये तीनों प्रकार आप समझ लिए कि कहाँ नील की खेती होती थी, कितने पद्धति के द्वारा की जाती थी। आसामी बार के अंतर जीरात के अंतर्गत क्या था, आसामी बार में कितने प्रकार की खेती हो जाती थी, 3 कठिया में क्या क्या तात्पर्य था, कुरतौली से क्या तात्पर्य था, ये आप सब समझ चुके हैं। अब हम फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को, क्या फ्रेंड्स, 10 अप्रैल 1917 को पटना जंक्शन पर एमजी महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के साथ आए थे।
और किस लिए आए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने आए थे, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वहीं पटना के, वो कोई बंदर बाग करके है, तो वहीं पर रहते थे, तो उनसे मिलने आए थे, लेकिन मिल नहीं पाए थे महात्मा गांधी। फिर इसके बाद देखिए 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, आपको तो पता ही होता, 1917 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। इसमें जो महात्मा गांधी थे, इसके बाद इस अधिवेशन के बाद कहाँ दर्शन करने गए थे? पुरी के दर्शन करने गए थे। अब देखिए, जो मजहर उल हक का घर था वो सिकंदर मंजिल में था, ठीक है, कहाँ था? सिकंदर मंजिल में था। तो फिर उसके बाद महात्मा गांधी उनसे मिले, और उनसे मिलने के बाद महात्मा गांधी कहाँ चले गए? मुजफ्फरपुर चले गए, और जे बी कृपलानी से मुजफ्फरपुर में मिले। क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जे बी कृपलानी से महात्मा गांधी कहाँ मिले थे? तो मुजफ्फरपुर में मिले थे। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। तो अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन है। 15 अप्रैल 1917 को चंपारण जाने, मतलब जो है महात्मा गांधी चंपारण पहुंच गए। कब? 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी चंपारण पहुंच गए। और चंपारण में भी कहाँ पहुंचे? मोतिहारी पहुंचे। कहाँ पहुंचे? मोतिहारी पहुंचे। अब देखिए चंपारण में गोरखनाथ के यहाँ पहुंचते हैं और ठहरते हैं। मतलब चंपारण जब महात्मा गांधी जाते हैं तो वहाँ पर मोतिहारी पहुँचते हैं, और मोतिहारी में गोरखनाथ के यहाँ रुकते हैं और ठहरते हैं। फिर महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राजकुमार शुक्ल आमंत्रित करते हैं। कहाँ के लिए आमंत्रित करते हैं? तो बिहार चंपारण आने के लिए आमंत्रित करते हैं राजकुमार शुक्ल। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स अपने। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, बाकी फल तो आपको मिलेगा ही। फिर जो है 22 अप्रैल 1917 को आप लोग अपनी नोट्स बनाते चलिएगा। 22 अप्रैल 1917 को बेतिया पहुँचे, और आगे चलकर साठी पहुँचे। कहाँ पहुँचे? 22, ये क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स कि 22 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी कहाँ पहुँचे थे? बेतिया पहुँचे, और बेतिया से आगे चलकर साठी पहुँचे। कहाँ? साठी पहुँचे। तो साठी जब पहुँचे ना, तो वहाँ 8000 रैयत यानी किसानों से मिली। महात्मा गांधी जब साठी पहुँचे तो 8000 किसानों से मिले और उनका बयान दर्ज किया। क्या किया? बयान दर्ज किया। फिर क्या हुआ? जब इन्होंने बयान दर्ज किया, मतलब कि वो रैयत क्या बोले, 8000 रैयत जब मिले साठी में उनसे, तो फिर ये जो है मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपी। किसने? महात्मा गांधी ने मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपी। और कब सौंपी? 13 मई को सौंपी। ठीक है, 13 मई 1917 ईस्वी को मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपी महात्मा गांधी ने। इसके बाद जो है इसी मतलब रिपोर्ट को लेकर इसकी जो बैठक हुई वो रांची में हुई, यानी झारखंड में हुई। इन्होंने 13 मई को वो किया, और जून में रांची में बैठक हुई। और फिर मुद्दा क्या निकल के आया फ्रेंड्स? इसमें एक जांच समिति बनी, चंपारण कृषि जांच समिति नाम से। क्या? चंपारण कृषि जांच समिति के नाम से। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो चंपारण कृषि जांच समिति जब बनाई गई तो उसके अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चंपारण कृषि जांच समिति के जो अध्यक्ष थे वो FG स्लाई थी। कौन थे? FG स्लाई थे। उसके बाद सदस्य देख लीजिए कितने थे, मैं बता देती हूँ। एक तो LG अदामी, LC अदामी, G रैनी और DJ रीड, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और महात्मा गांधी स्वयं इसके सदस्य थे। तो चंपारण कृषि जांच समिति में कुल कितने लोग थे? 7 लोग थे। पहले FG स्लाई इसके अध्यक्ष थे, LC अदामी और G रैनी, DJ रीड, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और महात्मा गांधी। तो इतने लोग जो हैं इसके सदस्य थे। और इस समिति की जो पहली बैठक थी, यानी किस समिति की? चंपारण कृषि जांच समिति की जो पहली समिति की बैठक हुई वो 17 जुलाई 1917 ईस्वी को। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बड़े प्यार से पूछ सकता है ये क्वेश्चन। फिर 3 अक्टूबर 1917 को इस समिति ने अपनी अनुशंसा को प्रस्तुत किया। क्या किया? अनुशंसा को प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद देखिए 18 अक्टूबर 1917 को लागू किया गया, यानी कि अधिसूचना जारी कर दिया गया, अखबार में लागू निकाल दिया गया यह प्रश्न। ये मतलब कि ये चाहते क्या है? तो देखिए निर्णय क्या निकला इस बात में ये लेके। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंपारण कृषि जांच समिति को कब लागू किया गया? तो 18 अक्टूबर 1917 को लागू किया गया, आप ये बोलेंगे।
फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या निर्णय निकल के आया, ये इम्पोर्टेंट है। यही क्वेश्चन भी यहाँ से पूछता है, मैंने तो देखा है कि यही सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो निर्णय ये हुआ कि 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 3 कठिया प्रथा क्या थी? 20 कट्ठे पर 3 कट्ठे पर नील खेती की जाएगी, वो 25 या 30 वर्षों के लिए। इसको समाप्त कर दिया गया। कट। और किसानों को 25% यानी जितना अवैध वसूली किए थे उनमें से 25% जो है किसानों को वापस दिया जाएगा, ये बोला गया। क्या बोला गया? किसानों को 25% वापस दिया जाएगा। जितनी भी अभी तक अवैध वसूली हुई है 25% किसानों को वापस किया जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या निकल के आया निर्णय कि 10 वर्ष के भीतर नीलहे यानी जो यूरोपीय थे और वो नील की खेती करवाते थे, चंपारण को छोड़ दें। 10 वर्ष के अंदर नीलहे जो है चंपारण को छोड़ दें। फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ऐसा नहीं था कि केवल वही था, क्या ऐसा नहीं था कि केवल चंपारण में केवल इतना ही टैक्स था। चंपारण को ये खा जाने वाले थे अंग्रेज। कितने सारे कर लगाए थे देखिए। एक तो 3 कठिया प्रथा ही लगाए थे, फिर पैन कर खर्च लगाए थे। यानी बताइए नहर की सिंचाई भी हो रही है तो 3 रुपये प्रति बीघा जो है लेते थे पैसा। उस समय 3 रुपये का महत्व होता था। और सलामी कर, बताओ सलामी कर भी लगता था और प्रति बीघा 3 रुपये। फिर उसके बाद सरीदाना से क्या था लिखा है, चलिए इसका देख लेते हैं। फिर उसके बाद बैठ माफ़ी कर थी 3 रुपये प्रति हल लेते थे। बाघ बहेरी टैक्स लेते थे। और बंदही बपही और पुतही टैक्स लेते थे। बपही पुतही टैक्स से तात्पर्य होता था जब बाप मर जाता था और बेटे के नाम पे ज़मीन ट्रांसफ़र होती थी तो उसमें भी ये टैक्स लेते थे और 30% ज़मीन ले लेते थे उस बच्चे का। फिर उसके बाद एक टैक्स और होता था हावही कर भी लेते थे। हावही कर लेते थे। आपको पता चला तो कितने सारे कर लेते थे? बहुत सारे कर लेते थे। उसके बाद भी चंपारण में बहुत सारे कर लिए जाते थे, जैसे आमदी सलामी कर 1 रुपये लेते थे। मड़वन शादी होने पर लेते थे 1 रुपये टैक्स। और कोल्हू आलन करके वो तेल के जितने भी दुकानदार होते थे उनसे लेते थे। चूल्ही वाहन यानी हल्दी कर 1 रुपये लेते थे। और हथियाही कर से तात्पर्य होता था जो भी हाथी घोड़े खरीदते थे उनसे लेते थे। तो अब देखिए कि कितने ज़्यादा वो थे। और एक बाट छसी ऐसे कुछ कर था, उसको भी ये 1 रुपये लेते थे। तो सारे करों को आप याद रखिएगा, ये सब कर जो है लेते थे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इसको नोट्स बनाते चलिए और अपने हाथों से लिखते चलिए प्लीज़, वरना क्योंकि नोट्स ही ऐसी चीज़ होती है जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे सबसे ज़्यादा सहायता देगी। तो प्लीज़ आप नोट्स अपने हाथों से बनाते जाइए फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है आपको नोट्स बनाना। मैं बार बार इसीलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि मैंने भी TRE 3 के लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत नोट्स बनाए थे फ्रेंड्स, वही नोट्स मुझे सक्सेस दिलाई है। तो मैं इसीलिए सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप पॉइंट टू पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट में जो नोट्स बनाइए, छोटे छोटे पॉइंट्स में सारी चीज़ें लिखते जाइए। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स मुख्य विद्रोहों पर। जैसे एक था बिहार में लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह कब हुआ था बताइए सभी लोग? 1856 में। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए 1856। लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए जिससे चीज़ें आपको याद होती जाएं। तो लोटा विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स? 1856 ईस्वी में हुआ था। और कब कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। ऐसा पूछ सकता है ना, लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। तो जेल में अब कौन विद्रोह करेंगे? कैदी ही करेंगे ना। तो कैदियों ने किया था। क्यों? कारण क्या था इसका? मतलब पूछ सकता है ना लोटा विद्रोह का कारण क्या था? तो कारण आप ये बताएंगे कि पहले जो जेल कैदियों को लोटा दिया जाता था वो पीतल का लोटा दिया जाता था और ये पीतल के लोटे से कांड कर देते थे, यानी अंग्रेज अधिकारियों वगैरह को मार देते थे। तो इसके बदले जो है वो तो देखे कि अंग्रेज भाई हमारे तो बहुत अधिकारियों को मारा जा रहा है, तो उनके दिमाग में ये आया कि अब चलो पीतल के लोटे की बजाय इनको मिट्टी का लोटा दिया जाएगा।
तो क्या हुआ कि इसी के चक्कर में उन्होंने विद्रोह कर दिया कि नहीं, हमें तो पीतल का लोटा ही चाहिए। फिर क्या कहते हैं, जेल का जो जेलर था उसने बोला कि ठीक है, इनको पीतल का ही लोटा दिया जाए, पुनः से इनको पीतल का लोटा दिया जाने लगा। तो यही है लोटा विद्रोह, मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था और 1856 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट विद्रोह की ओर चलते हैं तो बहावी आंदोलन। भाई इसका तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार में, बहावी आंदोलन। तो पूछ सकता है बहावी आंदोलन चालू कब हुआ था, तो 18वीं शताब्दी से बहावी आंदोलन की शुरुआत होती है। और सबसे पहले शुरुआत कहाँ होती है, तो यूरोप में होती है। और धार्मिक वहाँ के जो गुरु थे, गुरु मुहम्मद इब्न अल हवाब, धार्मिक गुरु का क्या नाम है जिन्होंने यूरोप में किया था, गुरु मुहम्मद इब्न अल बहाब। तो इस गुरु ने सबसे पहले उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए भारत में बहावी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में ऐसे क्वेश्चन पूछे, भारत में बहावी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो सैयद अहमद बरेलवी ने। किसने, बरेलवी, सॉरी यहाँ कुछ बरेलवी लिख लीजिए, बरेलवी। तो सैयद अहमद बरेलवी ने। कारण क्या था, यानी बहावी आंदोलन का भारत में प्रारंभ करने का कारण क्या था, तो मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सुधार, स्थिति में सुधार। तो फिर से मैं एक बार बहावी आंदोलन बता देती हूँ। 18वीं शताब्दी में हुआ था। यूरोप में जो धार्मिक गुरु मुहम्मद इब्न अल बहाब ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था और सबसे पहले उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। और भारत में ये आंदोलन, बहावी आंदोलन प्रभाव को मतलब शुरू करने का श्रेय जो है सैयद अहमद बरेलवी को है। और बहावी आंदोलन शुरू करने का कारण मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार करना था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सैयद अहमद बरेलवी ने 1822 में, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 1822 ईस्वी से मक्का से वापस आए। और कहाँ आए, तो पटना में आए। क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि मक्का से जो है सैयद अहमद बरेलवी सबसे पहले कहाँ आए, तो पटना में आए। कब आए, 1822 ईस्वी में आए। और अपने मित्र विलायत अली के मकान में रुके, विलायत अली के मकान में रुके। तो सैयद अहमद बरेलवी ने 4 खलीफा नियुक्त किया। कहने का तात्पर्य, जब ये 1822 में मक्का से पटना में वापस आए और इनके एक बहुत ही करीबी मित्र थे विलायत अली, पटना में उन्हीं के मकान में रुक गए। और जब वो वहाँ रुके तो उनका मन हुआ कि मैं यहाँ से कुछ कार्य शुरू करूँगा, कुछ आंदोलन शुरू करूँगा। तो इन्होंने क्या किया कि 4 खलीफा सबसे पहले नियुक्त किया, मतलब अपना 4 खलीफा को नियुक्ति किया। तो सबसे पहले विलायत अली, फिर उसके बाद इनायत अली, फिर शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन। 4 हुए ना। कौन कौन से, किसको किसको खलीफा नियुक्त किया, क्वेश्चन पूछ सकते। विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और हसरत हुसैन। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिए, तो ये जो विलायत अली, इनायत अली और तालमी अली और बकर अली, मीर उर्मान अली और कमरुद्दीन, ये 6 लोग थे। ये पहले जो है बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार पटना में किया था, फिर उसके बाद बरेली में किया था, फिर उसके बाद 1885 ईस्वी में ये 6 लोग पहुँचे अफ़गानिस्तान में, प्रचार प्रसार किया बहावी आंदोलन का। फिर 1836 ईस्वी में ये पहुँचे कवायली, जो कि पश्चिमोत्तर भारत में पड़ता है, कवायली, यहाँ पहुँचे। और यहाँ का केंद्र जो था सिताना में इन्होंने केंद्र स्थापित, बहावी आंदोलन का जो केंद्र था सिताना में किया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो जब ये सिताना में केंद्र स्थापित कर दिया, जब इन्होंने, कहाँ गए,